डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी पहली जो वीडियो थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे और पेस फॉर लिविंग का पार्ट 2 है ये वीडियो। तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था और क्या जाना था। तो मैं बताता हूँ कि जो हमारा जो टॉपिक था, जो चैप्टर का नाम था, वो था पेस फॉर लिविंग। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है लेखक कि आजकल के आधुनिक युग में, मतलब आधुनिक इंसान की जो मॉडर्न मैन है, उसकी गतिविधियाँ कितनी तेज़ हो गई हैं। किसी भी कार्य करने की जो क्या कहते हैं स्पीड है, गति है, वो काफ़ी तेज़ हो गई है। इस वजह से कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे समाज पे, उनके कार्य पे, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। जो चैप्टर है, जो लेसन है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि आर.सी. हचिंसन जो थे, वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने मतलब जो मॉडर्न समाज है, यानी कि आधुनिक समाज है, उसके कुछ नाजुक पहलुओं को उजागर करने के लिए ना अपने तर्क वितर्क रखे हैं। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें हैं और उन्होंने इस लेख के ज़रिए वो आधुनिक युग के जो इंसान हैं उस पर पड़ने वाले जो दबाव है, जो दर्द है, उसको हमसे साझा किया है। वो बताना चाहते हैं इस लेख के माध्यम से कि कैसे आधुनिक युग के इंसानों की तेज़ गतिविधियों के कारण उनकी जीवन की तालमेल कैसे बिगड़ गई है और इसकी वजह से अनावश्यक दबाव पड़ता जा रहा है, जो कि या तो मर्द है या फिर बच्चे हैं या फिर औरत, कोई भी हो, उन पे ये प्रभाव पड़ रहा है और इससे हानि भी हो रही है। कैसे आदमी अगर नहीं इस गतिविधि मीन्स इस गति से अपने आप को मेंटेन करेगा, मीन्स ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो कैसे आगे परेशानियां फेस कर सकता है, वो अपने पे भी ये कहानी में अनुभव करके बताएंगे। तो आगे हम आपका अगर अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, तो हमने यहाँ पे भी एक डबलिन का जो नाटक था उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि हमने डबलिन के नाटक में हमने क्या अनुभव किया था। कि वहाँ पे एक हमारा चीफ कैरेक्टर होता है, यानी कि मुख्य किरदार होता है एक नाटक में, वो जो कि एक कॉर्न व्यापारी होता है, यानी कि अनाज का व्यापारी होता है, बहुत बुज़ुर्ग होता है, और वो कैसे उसके जो नेफ्यू या फिर भतीजा और उसकी जो वाइफ रहते हैं कैसे उसको चीट करते हैं और कैसे उसके अंतरात्मा से एक आवाज़ निकलती है कि मतलब कि एरोप्लेन एक ऐसा डिवाइस है, एक मीन सॉरी देर इज़ टेल मी दैट देर इज़ एन एरोप्लेन, मतलब वो एरोप्लेन के बारे में बताता है कि एक एरोप्लेन भी है जिसको जो इतनी तेज़ी से चलता है, ये कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं हो गया, ऐसे करके वो चोट करना चाहता है कि अच्छा इतनी तेज़ चलना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये चीज़ जो है आपको मतलब जो लेखक है उसको बहुत भाती है और इस पर उसको इफ़ेक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमें पढ़ना है यहाँ से। So, not that I have any dislike of rapid movement myself. अब देखिए इससे ये लाइन क्या कह रही है, मतलब लेखक इस लाइन के द्वारा कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तेज़ चलने का शौक़ नहीं है, मैं अपने माइंड को तेज़ नहीं दौड़ाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी मज़ा आता है ना। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं। वो कहता है कि आई इन्जॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour so long as आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। अब देखिए वो एक तरीके से चुटकी लेते हुए ये बात कहता है कि मुझे भी मज़ा आता है कि मैं अपनी कार को मैं कार को 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाऊं, पर बात ये होनी चाहिए कि सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी को, एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, मतलब जब वो मेरी कार नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर जिसकी गाड़ी होती है वो अपनी कार को ऐसे परिस्थिति में क्यों डालेगा कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ क्षति हो जाए। तो वो यही बोल रहा है कि मुझे भी मज़ा आता है कि मैं अपनी कार को मैं कार को दौड़ाऊँ 90 की रफ्तार में, लेकिन मैं इतनी तेज़ी से दौड़ाना तो चाहता हूँ, लेकिन वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है लेखक, आई अडोर द मशीन दैट हर्ल्स यू अबाउट ए बेटर सी। अडोर मतलब होता है कि अच्छा लगना, ठीक है। तो जो लेखक है वो कहता है मुझे वैसी मशीनें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, जो आपको उठाकर फेंकती हैं। हर्ल मतलब उठा के फेंकना होता है। एट बेटर सी, बेटर सी एक जगह है, जगह का नाम है। तो वहाँ पर बेटर सी एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क हुआ करता था, जहाँ पे बहुत सारे झूले हुआ करते थे। तो वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ जाना अच्छा लगता है जहाँ पर कुछ झूले हैं जो तुम्हें इधर उधर फेंकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। मतलब ये कह रहे हैं टू डाइन मतलब डिनर करना, रात का भोजन, कि लंदन में डिनर करना और न्यूयॉर्क में अगली सुबह लंच करना मुझे बहुत ही संतुष्ट और आनंदमय एहसास कराता है।
I admit it exclude all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आई एडमिटेड, मैं स्वीकार करता हूँ, है ना. क्या स्वीकार करते हैं? वो कहना चाहते हैं कि अपने जीवन का सफ़र, है ना, अपने जीवन का सफ़र को इतनी तेज़ी से पूरा कर रहे हैं लोग कि उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, है ना. क्योंकि ये एग्जांपल यहाँ पे जो लिया गया है ना कि द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन. सोमरसेट फिर से एक जगह का नाम है और स्पेन भी आप जानती हैं जगह का नाम है. तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप तेज़ी से अपना जीवन का सफ़र कर रहे हैं, तेज़ी से अपनी गतिविधियों को कर रहे हैं, तो उसमें उतना मज़ा नहीं है जितना आराम से किसी बस में सफ़र करने का मज़ा मिलता है. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आज का जनरेशन है, आज के मॉडर्न मैन हैं, वो अपनी तेज़ गतिविधियों के कारण अपनी तेज़ गतिविधियों में इतने संलग्न हो गए हैं कि आराम से बस करने का मज़ा लेना भूल ही गए हैं वो, है ना. तो हाँ ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको. लेखक कहते हैं कि इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट our ancestor had to do without and we might just as well accept it gratefully. इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि लेखक कहते हैं कि दुख की बात ये नहीं है, मतलब ये दुख की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को कौन सा तेज़ रफ्तार का आनंद मिलता था, है ना. वो मतलब ये बता रहे हैं रिलेट करके कि पहले के लोग, एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज होते हैं, उन्हें भी तेज़ रफ्तार का कहाँ अनुभव होता था, है ना. Accept gratefully. Nowhere speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of machine. इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि अब जो है रफ्तार आपके प्रतिकूल कब होता है ना. रफ्तार आपके प्रतिकूल कब होता है? जब हम अपने दिमाग से मशीन जैसा काम कराने लगते हैं और हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है. तो इस लाइन जो नो से लेकर यहाँ तक की है, इस लाइन के माध्यम से यही बताना चाहता है हमारा लेखक कि रफ्तार के प्रतिकूल हमारा माइंड तभी होता है जब हमारा दिमाग मशीन जैसा काम करने लगता है, और इस वजह से क्या होता है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमारा अगला लाइन है कि आई स्पीक, मतलब जब लेखक बता रहा है, आई स्पीक विद प्रेजुडिस बिकॉज आई डू बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विथ लेस्पिरिट डेलेस्क्रिट, क्लियर्ड. मतलब ये एक इसका मीनिंग यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि लिखा है कि लेस्पिरिट डेलेस्क्लियर्ड का मतलब क्या होता है? पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर. इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि वो लोग जो नशा ख़त्म हो जाने के बाद, है ना, जो समझ पाते हैं ये कि उन्होंने हाजिर जवाबी में जो बंदा आया था उनके सामने, उनको कैसे तिरस्कार किया है. मतलब आपको एहसास तब हो रहा है जब आपने वो कार्य कर दिया और आपको नशा उतर रहा है, तब उसके बारे में ज्ञात हो रहा है. तो ये इसका मतलब होता है लेस्पिरिट डेलेस्क्लियर्ड का मतलब. अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आई स्पीक विद प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करते हुए. बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मैं ये पक्षपात करते हुए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्लो टाइप का थिंकर हूँ जो कि इससे शापित है. कर्स्ड विथ लेस्पिरिट डिस्क्लेड, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि मैं वैसा आदमी था जो मैंने मतलब बताया कि वो भी थोड़ी देर बाद समझ पाते थे, नशे से जब बाहर आते थे तब समझ पाते थे कि सामने वाला जो हाजिर जवाबी में बंदा आया था उसको उन्होंने क्या कुछ कह दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटी टू गेट द लोवेस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट बिकॉज दोज टेस्ट और all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो कहना चाहते हैं कि मैं उनमें से हूँ जिनको बुद्धिमत्ता टेस्ट में सबसे कम मार्क्स मिलते हैं. हालांकि वो सारे टेस्ट मानसिक ताकत और समझदारी को नापने के लिए बनाया गया है, लेकिन लेखक के मायने में वो टेस्ट सोचने की गति के लिए बनाया गया है ना. मतलब इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए मुझे कम मार्क्स मिले हैं इस इंटेलिजेंस टेस्ट में. एक इंटेलिजेंस टेस्ट को बात की गई है यहाँ पे बुद्धिमत्ता का परीक्षा करने के लिए, जिसमें कहानी के हिसाब से तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है कि मानसिक ताकत और समझदारी को नापना, लेकिन लेखक के मायने में ये है कि वो टेस्ट जो है सोचने की गति के लिए बनाया गया है, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि मैं तो सोचने में कम हूँ, स्लो थिंकर हूँ, तो इसलिए वो उनके लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए उनको कम मार्क्स आ रहे हैं. अब आगे बढ़ते हैं. ऑब्वियसली
वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग. देखिए, लिविंग का मतलब होता है जीविका, है ना. ऑब्वियसली मतलब वास्तव में देखा जाए तो हम जो स्लो थिंकर्स हैं वो मतलब वो जो हैं पैसे कमाने में अपने आप को विफल पाते हैं. वो इस बात को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग स्लो थिंकिंग कर रहे हैं, जो स्लो धीरे धीरे सोच रहे हैं, अपने दिमाग को तेज़ गति से नहीं दौड़ा रहे हैं, उनको क्या हो रहा है कि उनको ऑब्वियसली उनको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने काम में उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए वो हमेशा पिछड़े हुए रहेंगे. तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि गेटिंग अ लिविंग, बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, मतलब उनको मतलब पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि कमा नहीं पा रहे हैं, कमाने में अपने आप को विफल बता रहे हैं, है ना. बट वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर इन्जॉयमेंट. अब इस लाइन के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं कि पर वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो आनंद और मनोरंजन के साधन भी तेज़ सोचने वाले लोगों के लिए ही तो बनाए जा रहे हैं. तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, ये हमारे लिए तो है ही नहीं. चलिए अगला लाइन. As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. अब देखिएगा, अभी एक ऐसा सीन है जिसमें लेखक अपने वाइफ के साथ फिल्म देखने गए हैं, और वहाँ पे ये दिखाएंगे कि अगर जो इंसान धीरे सोचता है, जो तेज़ नहीं सोच पाता है, उसके लिए कैसे दिक्कतें पैदा होती हैं. तो वो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं. तो आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, इसका मतलब होगा कि लेखक जो है वो एक दुविधा में है, मूवी तो देख रहा है लेकिन दुविधा में है. एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट, 2-3 मिनट के बाद क्या होता है कि आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मैं अपने पत्नी की तरफ मुड़ा फॉर एनलाइटमेंट, मतलब जानकारी लेने के लिए. क्या जानकारी लिया भाई, आगे देखते हैं. आई विस्पर का मतलब होता है बनबनाना, मतलब फुसफुसाना, है ना. फुसफुसा को उन्होंने पूछा, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग. मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब इशारा करके बता रहे हैं, जो मूवी में थिएटर पे जो लड़की सामने दिख रही है स्क्रीन पे, उसको दिखा के इशारा करके वो बताना चाह रहे हैं अपने वाइफ से कि क्या ये वही लड़की है जिसको हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था, है ना. एंड सी विस्पर्स बैक, तो उनकी वाइफ उनको समझाने लगती है. अब कैसे समझाती है वो सुनते हैं. नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म. अब वो कहती हैं कि नहीं, इस फिल्म में 3 गर्ल्स थी. अब देखो, ए टॉल ब्लॉन्डी, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड ए मीडियम साइज ब्रूनेट. अब वो कह रही है कि इसमें 3 तरह की लड़कियां थी. एक लंबी रहती है, ब्लॉन्ड मतलब होता है सुनहरे बालों वाली, छोटे बालों वाली रहती है, एक मीडियम साइज़ की रहती है. तो ये सारी चीज़ 3 गर्ल्स होती हैं, और वो समझाने लगती हैं, उसकी वाइफ उनको समझाने लगती हैं कि चलो उनको जो लड़कियां मैंने बताई उनको ABC मान लो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. अब क्या है, द हीरो, वो बताती हैं उनकी वाइफ कि द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स. इसका मतलब क्या है, अब वो हीरो के बारे में बताती है कि हीरो वो था जो अपने सिर पे टोपी को ऐसे हाथ से उठाते हुए अंदर की ओर मूवी में एंटर होता है दरवाजे के थ्रू, तो वो हीरो है, वो समझा रही हैं. अब आगे बोलती हैं वो, ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर. अब वो बता रही हैं कि जैसे मैंने ऑर्डर बताया था लड़कियों का ABC, तो उस ऑर्डर को वो तीनों लड़कियों से इस लड़के को प्यार होता है हीरो को. और किस ऑर्डर में होता है, पहले B से होता है, पहले फिर C से होता है, फिर A वाली लड़की से होता है, फिर आगे एंड सो इट प्रूव्स टू बी. ठीक है, तो ऐसे करके वो पूरी कहानी को बताती हैं थोड़ी देर में. तो there you have a mind which has trained itself to work in high gear through as a matter of fact it can work in other gears just as well. मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब जो हमारे लेखक हैं वो अपनी वाइफ की बड़ाई करके एक तरीके से बताते हैं. क्या बताते हैं कि there you have a mind मीन्स आप, मेरी वाइफ के पास तो ऐसा दिमाग है, मतलब वो सोचते हैं कि उसकी वाइफ भी जो है वो तेज़ दिमाग वालों में से है, उसकी दिमाग तेज़ दौड़ता है. तो वो कहती है कि जो लेखक है वो कहते हैं कि मेरे वाइफ का भी दिमाग ऐसे ट्रेंड है, जैसे कि आप जानते होंगे, इन्होंने गियर का एग्जांपल लिया है. जैसे आप देखते हैं कि जो बड़ी मशीनें होती हैं वो जब रोटेट करती हैं तो उनमें बड़े बड़े गियर्स लगे रहते हैं, है ना. तो वैसे जब बड़ा गियर जो बड़ा काम करता है, बड़े चीज़ों को रोटेट करता है, तो छोटा गियर तो आसानी से छोटी चीज़ों को रोटेट कर सकता है ना. तो वैसे ही अगर इनकी वाइफ बड़े गियर को कंट्रोल कर सकती हैं तो छोटे गियर तो आसान है. यानी कि इतना मतलब एडवांस चीज़ों को वो आसानी से समझ पा रही हैं मूवी में, तब तो उनके लिए ये सब आम बात है. ये चीज़ मतलब एक तरीके से बड़ाई करना है अपने वाइफ की, है ना. अब देखिए, बट
My point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and actions. ये कह रहे हैं बट माई पॉइंट मतलब कि मेरा तात्पर्य ये है कि मेरी तरह, है ना, मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, मेरी तरह जो पेशेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मरीज़, वो अपने आप को मरीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो स्लो थिंकर हैं, तो डम्ब है मतलब काइंड ऑफ। तो वो कह रहे हैं कि बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, जो मेरी तरह जो अलग और भी लोग हैं इन द सिनेमा हॉल में, डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन। तो वो उनकी तरह वैसे डम्ब लोग नहीं हैं, ये बोलना चाह रहे हैं, सॉरी, कि वो लोग तो इनसे भी तेज़ हैं जो कि आसानी से मूवी को समझ पा रहे हैं। वो अपने आप को ही बस एक कह रहे हैं कि मैं ही एक डम्ब इंसान हूँ, मैं ही एक ऐसा बुद्धू इंसान हूँ जो मैं समझ नहीं पा रहा इस मूवी को, क्योंकि मेरा दिमाग तो स्लो चलता है, यानी कि मैं स्लो थिंकर हूँ। अगले लाइन में क्या बोला है कि दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। मतलब जो उनके साथ वाले लोग हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं कि वो लोग तो इतने तेज़ सोचते हैं कि आज से 30 साल पहले जो लोग हुआ करते थे, उनकी सोच जो उस समय थी, जिस स्पीड से वो सोचते थे, उससे भी ज़्यादा 30 गुना आज के लोगों की सोच हो चुकी है। तो अब आगे लेखक क्या कहना चाहता है, पॉसिबली because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all। देखिए लास्ट में लेखक यही कहना चाहता है कि अगर जो लोग अपने माइंड को, अपने दिमाग को तेज़ नहीं दौड़ाएंगे, उनका इस क्या कहते हैं, इस आधुनिक युग में रह पाना, है ना, बहुत ही परेशानी भरा हो सकता है। तो इसी के साथ मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, मेरे से बताएं। तो होप you will subscribe it also. Thank you.